बताना है, 59 बताना है, 60 बताना है और 68। यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है। प्री में आपका 58 से 3-4 बार क्वेश्चन बन चुका है और 60 से भी आपका एक बार क्वेश्चन बना है। लेकिन हम चारों धाराओं को बता दे रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन बना है वह आपका मुख्य रूप से 58 से बना है। देखिए 58 क्या कहती है। वारंट के बिना जितने भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, पुलिस का ये कर्तव्य है कि वे उन गिरफ्तारियों की सूचना आपका जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को या डीएम के निर्देश पर यानी कि डीएम के डायरेक्शन पर एसडीएम को यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट को दे। इस देखिए यहाँ से जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है उसका मॉडल हम बता रहे हैं। मॉडल ये बनता है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना किसको दी जाएगी। अगर पहला लिख दे डीएम, दूसरा लिख दे एसडीएम, तीसरा लिख दे दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे ऑप्शन में दोनों न मारिए। आपको वरीयता देनी है डीएम को। एसडीएम को सूचना तब दी जाएगी जब डीएम द्वारा ये निर्देश या डायरेक्शन दिया गया हो कि एसडीएम को सूचना दी जाए। फिर एक बात सतर्क रहिए, ये क्वेश्चन टेक्निकल बनता है। अगर ऑप्शन देंगे कि किसको सूचना दी जाएगी तो पहला खोजिए डीएम। अगर ऑप्शन फिर आपका है कि डीएम भी लिखा रहे और नीचे लिखा रहे डीएम के निर्देश पर एसडीएम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तब दोनों मारिए, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में डीएम के निर्देश पर एसडीएम लिखा है, लेकिन केवल एसडीएम लिखा हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लिखा हो अर्थात उपखंड मजिस्ट्रेट लिखा हो, तो ये आपका इनको सूचना नहीं दी जाएगी। इनको तभी सूचना दी जाएगी जब डीएम ये निर्देश दे। यानी कि यहाँ आपका एक वाक्य देखना है कि डीएम के निर्देश पर किसको दी जाएगी, एसडीएम को, तब सही मारिए। इसके बाद 59 आ जाइए सेक्शन सीआरपीसी का। सेक्शन 59 ये बताता है कि पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन यानी कि जो व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है उसको कैसे छोड़ा जाएगा, छोड़ने के तरीके बताए गए हैं। तो पहले तो उसका बांड भरवा कर या बंद पत्र पर छोड़ा जा सकता है, या जमानत उसे दे दी जाए, या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर। 3 तरीके छोड़ने के हैं। पहला, बांड भरवा कर छोड़ दिया जाए यानी कि बंद पत्र भरवा कर। दूसरा, उसे बेल या जमानत दे दी जाए। और तीसरा, मजिस्ट्रेट स्पेशल आदेश दे यानी कि मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर तो छोड़ने के 3 तरीके हुए। ये 3 याद रखना है। फिर आपका 60 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अभिरक्षा से निकल भागता है, तो ऐसी दशा में उसे कह सकते हैं कि तुरंत उसका पीछा किया जाएगा। कहाँ तक किया जाएगा ये पूछा जाता है, तो पूरे भारत में कहीं भी और पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट जारी कराने की कोई
आवश्यकता ऐसे मामलों में नहीं। और इस अध्याय की अंतिम धारा 60A है। गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। इसका मतलब ये हुआ 60A ये बताते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट किया जाएगा तो जो 41 से लेकर 60 तक में नियम दिए गए हैं उन नियमों का, उन प्रावधानों का पालन कड़ाई से किया जाएगा और पालन करते हुए ही गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में व्यवहारिक रूप में बता दिया जाए इन नियमों का वायलेशन ही किया जाता है, यानी कि इन नियमों का उल्लंघन करके ही गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि कानून को ताक पर रखकर, ठेंगे पर रखकर और पुलिस मनमाने तौर पे आपका गिरफ्तार करती है। आइए अगला चैप्टर देखा जाए, चैप्टर नंबर 6 अब उठाया जाए। जहाँ तक अध्याय नंबर 6 की बात है, आपका जो अध्याय 6 है, आपका अध्याय 6 हम शुरू करेंगे और अध्याय 6 आपका अच्छे से याद रखना है। प्री के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन मेंस के लिए भी बनते हैं। आइए इसको एक एक करके देखा जाए। अब हम CRPC का अध्याय 6 पढ़ाएं। अध्याय 6 चैप्टर 6। ये जो चैप्टर 6 है ये हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में बताता है। यानी कि किसी व्यक्ति को हाजिर कराया जाए, इसके लिए कौन कौन सी वे आदेशिका हैं जो जारी की जा सकती है न्यायालय द्वारा, उन बातों का उल्लेख आपका चैप्टर 6 में किया गया है। और धारा जो इसमें हमें पढ़नी है 61 से लेकर आपका 90 तक, यानी कि 61 से लेकर और 90 तक आपका हमें सेक्शन भी पढ़ना है। हाजिर होने के लिए जो आदेशिकाएं हैं इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। तो पहले 4 भाग बांट दिया जाए। देखिए 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला में चमन का प्रावधान किया गया है, दूसरे में गिरफ्तारी के वारंट का प्रावधान है, तीसरे में घोषणा और पूर्ति, घोषणा प्लस पूर्ति का प्रावधान है और 5वें में अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान दिए गए हैं आदेश का संबंधी, यानी कि आपका ये खंड ए में है, ये खंड ए में है, वारंट खंड बी में है, घोषणा और पूर्ति खंड सी में है और अन्य प्रावधान खंड बी में है। यानी कि क्लास वाइज बंटवारा किया गया है। चमन के बारे में प्रावधान सेक्शन 61 से लेकर 69 तक हमें पढ़ना है। वारंट के बारे में प्रावधान 70 से लेकर 81 तक पढ़ना है। उद्घोषणा और पूर्ति के बारे में प्रावधान 82 से लेकर 86 तक पढ़ना है। और अन्य प्रावधान हम चलेंगे 87 से लेकर 90 तक, यानी कि आपका 87 से लेकर 90 तक पढ़ना। देखिए जब भी ये चैप्टर आप पढ़िए, सेक्शन कौन कौन से को रेड करना है आपका CRPC का। सबसे पहले
273 को कवर करना है। फिर आपका जो कवर करना है नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय को पढ़ना। फिर सेक्शन 273 का एक्सेप्शन देखना है, जो मेंस में अलग से हम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में भी अच्छा आ रहा है, प्री में भी पूछा जा रहा है, और इसके अपवाद हम बताएंगे सेक्शन 205। इसके बाद जो अपवाद हैं 115, इसके बाद सेक्शन 299, और इसके बाद आपका जो अपवाद है वह सेक्शन है 317। आइए आपका मैं पहले इसकी भूमिका देखिए, ताकि आपका भूमिका देखा जाए और तब अन्य चीज़ों को एक एक करके बताया जाए। सबसे पहले आपका उठाना पड़ता है नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय या प्रकृति के अनुसार न्याय या नैसर्गिक न्याय। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है और परिभाषित करना भी मुश्किल है। तो इंटरव्यू में पूछा गया था कि आखिर नेचुरल जस्टिस क्या है, प्राकृतिक न्याय क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रकृति के नियमों के अनुसार, यानी कि नेचर के रूल के अनुसार न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय। फिर आपका पूछा जाए कि ये नेचर के रूल क्या है, प्रकृति के नियम क्या हैं, तो प्रकृति के वर्तमान में 3 नियम है। पहला है आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा है रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनव के विरुद्ध नियम। और तीसरा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है रीजन डिसीजन, यानी कि तर्कानुमोद निर्णय या निर्णय का कारण देना या तर्कानुमोद निर्णय, यानी कि निर्णयाधार या निर्णय का कारण बताना। यानी कि जब भी कोई, अब तीनों को हेडलाइन देते हैं। पहला जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए। यानी कि आपराधिक मामलों में दूसरा पक्षकार अभियुक्त या एक्यूज्ड होता है, अतः उसको सुनने के लिए तमाम कानूनी प्रावधान किए गए। अब आपका ये नियम है कि उसे सुना तभी जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय में अपीयर हो, हाजिर हो, यानी कि इस अभियुक्त के पीठ पीछे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक जांच या विचारण में, यानी कि प्रत्येक इंक्वायरी या ट्रायल में अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो, अपीयर हो, उपसंजात हो या उपस्थित हो। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत जो समाहित है CRPC में, वह सेक्शन पहले देखना है 273 में, यानी कि 273 में।
यानी कि ये जो सिद्धांत है कि प्रत्येक जांच और विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति में ही उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जाएगा, ये जो सिद्धांत समाहित है ये आपका CRPC की धारा 273 में है और ये प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि आडिट अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो, यानी कि अभियुक्त को भी सुना जाए और कोई भी साक्ष्य उसके पीठ पीछे न लिया जाए। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आगे हम डिटेल में 273 जब बताएंगे उस समय बताएंगे, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यानी कि लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। 4 सेक्शनों में इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं। अपवाद का मतलब ये हुआ कि 4 सेक्शन ऐसे दिए गए हैं जहाँ की अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता, फिर भी उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जाता है और ये वैध माना जाता है। वे 4 सेक्शन याद रखिए। 205 पहला सेक्शन, दूसरा 115, तीसरा 299 और चौथा 317। ये प्राकृतिक न्याय का हमने सिद्धांत बताया। अब ये है कि इस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू कराने के लिए आपका न्यायालयों को कुछ अधिकार होना चाहिए ताकि वे अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को न्यायालय में अपीयर करा सकें। अर्थात न्यायालयों को कुछ राइट होना चाहिए, कुछ अधिकार होना चाहिए जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को या अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने के लिए विवश कर सकें, यानी कि हाजिर करा सकें। और जो हमारा चैप्टर 6 है इसी न्यायालय के अधिकार को मान्यता देता है और ये बता देता है कि न्यायालय आपका हाजिर कराने के लिए आदेशिका जारी कर सकते हैं और उन आदेशिकाओं में क्या क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान है अपीयर कराने के लिए न्यायालय समन जारी कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान है गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। तीसरा प्रावधान है प्रोकोमलेशन एंड अटैचमेंट का प्रावधान है और चौथा अन्य प्रावधान है मिसलेनियस प्रावधान है, यानी कि अन्य प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति को अपीयर कराने हैं न्यायालय के पास 3 तरीके। पहला, न्यायालय उस व्यक्ति के नाम समन जारी करके अपीयर करा सकता है। दूसरा, गिरफ्तारी का वारंट जारी करके करा सकता है और तीसरा, उसके खिलाफ फरार होने की उद्घोषणा और ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति पूर्त करके यह दबाव बना सकता है कि वह न्यायालय के समक्ष अपीयर हो, हाजिर हो। तो पूछा भी जाता है कि हाजिर कराने के लिए न्यायालय क्या क्या कर सकता है, तो आप बताइएगा कि 3 तरीका अपना सकता है और आपका कौन कौन तो समन जारी कर सकता है। दूसरा तरीका गिरफ्तारी का वारंट है और तीसरा तरीका आपका है, जो तीसरा तरीका है वह आपका कर सकते हैं कि आपका उद्घोषणा और पूर्ति का है, ये आपका कर सकते हैं कि याद रखना। जहाँ तक समन की बात है
अब एक प्रावधानों को आपको चलना है, यानी कि सबसे पहले आपका जो हाजिर कराने के लिए आदेश का है, हम समन की बात करेंगे। और देखिए आपका समन जब पढ़िएगा तो कहाँ कहाँ पढ़ना है। जब भी आप समन पढ़िए तो ऐसी दशा में आपको कहाँ से कवर करना है। पहला क्वेश्चन ये, पहले कोड रेट कुछ कर लिया जाए। एक सीपीसी में समन देख लीजिएगा, फिर आपका संविधान में देखना है, और फिर आपका अंत में हम सीआरपीसी में आए। अंत में सीआरपीसी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका सीपीसी में देखा जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के अनुच्छेद 142 को देखना है, और सीपीसी में सेक्शन 27 को, 28 को, 29 को देखना है, और इसी के साथ सीपीसी का आदेश 5 पढ़ना है। देखिए सीपीसी में थोड़ा बता दिया जाए। सीपीसी का सेक्शन 27 ये बताता है कि जब कोई वाद या सूट सम्यक रूप से, यानी कि उचित रूप से दायर किया जा चुका है, तो प्रतिवादी को एपीयर होने, यानी कि डिफेंडेंट को या प्रतिवादी को हाजिर होने और वादी के दावे का जवाब देने के लिए प्रतिवादी के नाम समन निकाला जाए। यानी कि कुल मिलाकर आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि प्रतिवादी की बात सुनी जाए, इसलिए न्यायालय मुकदमा दायर होने के बाद प्रतिवादी के नाम समन निकालता है। ये सेक्शन सीपीसी के 27 में दिया गया। अगर प्रतिवादी दूसरे स्टेट में निवास करता है, दूसरे राज्य में निवास करता है, तो समन जो निकाला जाएगा उसके लिए स्पेशल प्रावधान सेक्शन 28 में किया गया है। धारा सीपीसी की 28 में है, और विदेश में निवास करता है तो 29 यानी कि धारा 29 में प्रावधान, यानी कि फिर एक बार याद रखिए, उसी राज्य में है तो 27, बाहरी राज्य में है तो 28, और विदेश में प्रतिवादी है तो धारा 29 प्रतिवादी के नाम समन निकाले जाने का प्रावधान करती है। और इसके लिए प्रोसीजर या प्रक्रिया जो दी गई है वह आपका दी गई है सेक्शन कह सकते हैं कि नहीं, आदेश 5 में दी गई है। यानी कि समन जारी किए जाने और उसके तामील, यानी कि सर्विस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वह प्रक्रिया आपका जो दी गई है वह आपका आदेश 5 में दिया गया है। इस प्रकार सीपीसी में भी आडी अल्ट्रम पर्टन का, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अब हम संविधान देखेंगे। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के नाम समन निकाल सकता है और उसे समन निकालकर हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है कि वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष एपीयर हो, हाजिर हो। ये उच्चतम न्यायालय को जो पावर दिया गया है, ये आपका जो पावर दिया गया है, ये पावर
आर्टिकल 142 में दिया गया है, जो उच्चतम न्यायालय का इनहेरेंट पावर भी है, जो उच्चतम न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति समाहित करता है, इनहेरेंट पावर समाहित करता है। अब आइए सीआरपीसी में देखा जाए। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, जहाँ तक आपका सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में हमें समन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और आइए एक छोटी छोटी बातें पहले देखा जाए और तब डिटेल में देखा जाए। देखिए, जब भी सीआरपीसी में समन पढ़िए तो आपको कहाँ से गवर्न करना है, तो पहले समन का अर्थ जानना रहता है, यानी कि मीनिंग, अर्थ और परिभाषा जानना है। फिर आपका समन क्यों जारी किया जाता है ये जानना रहता है। समन का उद्देश्य क्या है, क्यों जारी किया जाता है, समन किस मामले में जारी किया जाएगा, तो समन मामले में जारी किया जाएगा। फिर कितने प्रतियों में जारी होता है, ये आपको देखना है, कितने प्रतियों में जारी होगा। और आपका जो देखना है हमें, समन के बदले वारंट, ये तो आगे बताया जाएगा, लेकिन समन के बारे में जो आपको सेक्शन देखना है वह 2W से उठाना है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2W। देखिए करके शुरू किया जाए। जहाँ तक समन की बात है, आजकल प्री में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। समन शब्द को सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। अब किन शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई, कम से कम एक बार आपको मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी एपीओ में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस की भी परिभाषा नहीं दी गई है, समन की भी परिभाषा नहीं दी गई है, वारंट की भी परिभाषा नहीं दी गई है, ट्रायल यानी कि विचारण की भी परिभाषा नहीं है, जमानत यानी कि बेल की भी परिभाषा नहीं है। यानी कि इन चीज़ों को, इन बातों को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया। तो जब किसी चीज़ की परिभाषा कानून में नहीं दी रहती तो एक अपनी परिभाषा बनाई जाती है। देखिए समन क्या, समन मतलब कॉल लेटर, का लेटर का मतलब कि बुलावा पत्र, यानी कि समन का शाब्दिक अर्थ हुआ बुलावा पत्र या कॉल लेटर। यानी कि समन न्यायालय द्वारा जारी की गई एक ऐसी आदेशिका है जिसके तहत न्यायालय समन में वर्णित व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देता है, अर्थात वह व्यक्ति समन में जो निर्धारित समय है उस और निर्धारित तिथि है, उस तिथि को न्यायालय में एपीयर हो हाजिर। यानी कि समन का मतलब हुआ कॉल लेटर, यह न्यायालय द्वारा जारी होता है। न्यायालय यह अपेक्षा करता है व्यक्ति से कि वह व्यक्ति समन में दिए गए तिथि को और स्थान जो लिखा गया है समन में, उस स्थान पर उस तिथि को न्यायालय के समक्ष एपीयर हो, हाजिर हो
यही आपका समन या कॉल लेटर कहा जाता है। अब ये समस्या आई कि आखिर ये जो समन है ये किस मामले में जारी किया जाए। तो जो समन इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा वह सामान्यतः समन मामलों में किया जाता है, यानी कि समन मैटर में किया जाएगा, समन मामलों में किया जाएगा। और जो समन मैटर है, समन मामला है, वह CRPC की धारा 2W में परिभाषित किया गया है। फिर एक बार देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि समन किन मामलों में जारी होता है सामान्यतः, तो आपका जवाब रहेगा समन सामान्यतः समन मामलों में जारी होता है। फिर ये क्वेश्चन आए कि समन मामला कहाँ परिभाषित है, तो आपका जवाब रहेगा CRPC की धारा 2W में परिभाषित है। फिर कोई पूछे कि समन मामला किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब रहेगा ऐसा मामला जो ऑफेंस या अपराध से संबंधित हो और जो वारंट मामला न हो। फिर एक बार देखिए इसको, ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो और वारंट मामला न हो, उसी मामले को हम समन मामला कहें। और ऐसे मामलों में सामान्यतः न्यायालय किसी व्यक्ति को अपीयर कराने है, उपस्थित कराने है, समन जारी करता है। अब यानी कि समन मामले की जो परिभाषा दी गई वह पॉजिटिव न देकर निगेटिव दी गई, यानी कि समन मामलों की जो परिभाषा दी गई है वह सकारात्मक रूप से न देकर नकारात्मक रूप से दी गई है। और स्पष्ट बताया गया है कि जो वारंट मामले नहीं होंगे वही समन मामले माने जाएं। अब समस्या ये आई कि कौन वारंट मामला है। तो जब तक हम वारंट मामला नहीं जानेंगे तब तक समन मामला जानना मुश्किल काम। तो तुरंत वारंट मामले की परिभाषा पर गौर करना है और वारंट मामले की परिभाषा इस संहिता की धारा यानी कि CRPC की धारा 2X में दी गई, यानी कि 2X में आपका वारंट मामला परिभाषित है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा मामला जिसमें दंड मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो या 2 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड हो, वे वारंट मामले माने जाएंगे। फिर एक बार देखिए इसको, वारंट मामले की परिभाषा 2X में दी गई है। वारंट मामला ऐसा मामला होता है जिसमें दंड या तो मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो या 2 वर्षों से अधिक का कारावास हो, ये वारंट मैटर होंगे। तो समन मामला अब निकालिए जो ये इससे भिन्न हो, वे समन मामले होंगे। तो समन मामला फिर एक बार आ जाइए बैठ, अर्थात ऐसे अपराध जिसमें दंड कारावास का हो, 2 वर्ष का दंड हो या 2 वर्ष से कम का दंड, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें सजा 2 वर्ष तक की हो या 2 वर्ष से कम हो, चाहे जुर्माना रहे या सहित या केवल जुर्माने का दंड हो,
ऐसे मामले को हम समन मामला कहेंगे। इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। और ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को एपीआर कराने है सामान्यतः न्यायालय समन जारी करता है और इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 204 में किया गया। यानी कि सामान्यतः समन मामलों में न्यायालय समन जारी करता है। इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 204 में किया गया है। यानी कि सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि न्यायालय अगर उचित समझे तो वारंट मामलों में भी वारंट न जारी करके समन जारी कर सकता है यदि न्यायालय उचित समझे। और इसका प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 204(1)B में किया गया। फिर एक बार इसको देखो। सामान्यतः समन मामलों में इशू किया जाता है, लेकिन यदि न्यायालय उचित समझे तो वारंट मामलों में भी वारंट न जारी करके समन जारी कर सकता है। और ये प्रावधान 204(1) के क्लास बी में दिया गया है। यानी कि सेक्शन 204(1)B में दिया गया है, जहाँ न्यायालय उचित समझे तो वारंट मामलों में वारंट न जारी करके समन जारी कर सकता है। अगला पॉइंट कराइए समन के बारे में। समन 2 प्रतियों में जारी होता है। ये भी याद रखना है कितने प्रति में, तो समन 2 प्रतियों में जारी होता है। समन पर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यानी कि समन पर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये भी सतर्क होकर याद रखिएगा। समन सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे न्यायालय बुलाना चाहता है। यानी कि समन सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे न्यायालय एपीआर कराना चाहता है, उपसंजात कराना चाहता है। समन अगर अभियुक्त के नाम जारी होता है समन, तो इसके लिए आर्म या प्रारूप जो दिया गया है अलग है, और विटनेस या साक्षी या गवाह को बुलाना है, इसके लिए समन का प्रारूप अलग दिया गया है। इसको भी अच्छे से तैयार रखें। यदि अभियुक्त के नाम समन जारी करना है तो इसके लिए फॉर्म या जो प्रारूप दिया गया है, ये सीआरपीसी के 2वीं अनुसूची के प्रारूप संख्या 1 में दिया गया 1। और जो साक्षी के नाम जारी होगा समन, उसका प्रारूप या मॉडल या प्रोफार्मा या जो फॉर्म दिया गया है वह सीआरपीसी के 2वीं अनुसूची यानी कि 2nd शेड्यूल के प्रारूप संख्या 33 में दिया गया, यानी कि 33 में दिया गया। अब थोड़ा आईपीसी से कोरिलेट करना है। यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन बना है कि क्या दंडनीय नहीं। देखिए, अगर व्यक्ति समन रिसीव कर लिया और समन रिसीव करने के बाद न्यायालय में उस तिथि को हाजिर नहीं हुआ तो वह दंड का भागी होगा। यानी कि समन के अनुसरण में हाजिर न होना
ये दंडनीय है। दूसरा, समन रिसीव ही न हो, इसके लिए फरार हो जाना, ये भी दंडनीय है। यानी कि समन की तामील ही न हो, समन की तामील उस व्यक्ति पर न हो और फरार हो गया व्यक्ति, तब भी दंड का भागी होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, समन लेने से इनकार करना, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया, अगर वह व्यक्ति समन लेने से इनकार कर दे तो यह दंडनीय नहीं। फिर एक बार अच्छे से जानिए, समन लेने से इनकार करना या समन रिसीव करने से इनकार करना, ये दंडनीय नहीं। यानी कि इसके लिए कानून में कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब ये है कि समन आपका 2 प्रति, अब समन के बारे में जो समन जारी होता है उसके लिए सेक्शन 204 में प्रावधान है। समन के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह CRPC की धारा 61 से लेकर 69 तक में प्रावधान है। यानी कि कुल मिलाकर आज आपको जो समन के बारे में बताया गया वह सामान्य बातें बताई। क्या है समन, क्या नहीं है, कब जारी होगा, क्यों जारी होता है, क्योंकि आदि यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। समन किस मामलों में सामान्यतः, समन मामलों में। तो फिर क्वेश्चन उठता है, क्या न्यायालय वारंट मामलों में भी समन जारी कर सकता है? तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है, उसका विवेकाधिकार है। फिर पूछा जाता है कहाँ ये प्रावधान है? तो 204(1)(b) में। तो आपका समन के बारे में डिटेल में 61 से लेकर 69 तक आपका कल पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर में।